हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एक नया बैच, और इस पर्टिकुलर बैच को हमने नाम रखा है बुनियाद बैच। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज से अपना सफ़र यानी क्लास 10th की सफ़र को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1। ठीक है, तो आइए एकदम ही खूबसूरती से हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हमारा चैप्टर नेम है वह है रियल नंबर। ठीक है, तो मैं ये होपफुली बोल सकता हूँ कि आप क्लास 9th में आप इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से इसके बारे में एकदम ही डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर नेम है रियल नंबर, तो जाहिर सी बात है हम इस पूरे सेशन में, हम इस पूरे चैप्टर में रियल नंबर के ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर आखिर होता क्या है, तो हम लोग ये जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है रैशनल और इरैशनल नंबर के मिलने से बना है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख भी रहा होगा। रियल नंबर्स आर द नंबर विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों इंक्लूड हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आता है कि अभी हमने रियल नंबर का डेफिनेशन देखा, लेकिन यहाँ पर अब फिर आता है कि रैशनल और इरैशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि रियल नंबर जो होता है वह रैशनल और इरैशनल नंबर के मिलने से बना होता है। ठीक है, तो आखिर अब ये रैशनल और इरैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, चलिए एकदम ही डिटेल से बात कर लेते हैं रियल नंबर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। रियल नंबर में जो जो नंबर होंगी उन सभी के बारे में मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए जी, देखिए आप जो है रियल नंबर को अभी तक 2 भागों में बांट करके पढ़ते आ रहे हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ी सी हट करके पढ़ेंगे ताकि हमें सभी बातों को याद रखने में और उनको समझने में बेहद ही आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर रियल नंबर को 2 भागों में बांट रहे हैं, लेकिन रैशनल और इरैशनल के आधार पर नहीं, बल्कि डिसिमल के आधार पर। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर रियल नंबर को 2 भागों में बांटा है, एक विथ डिसिमल नंबर और एक विदाउट डिसिमल नंबर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विदाउट डिसिमल में कौन कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है कि विदाउट डिसिमल में कौन कौन सा नंबर हो सकता है। यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी पॉजिटिव की ओर इनफाइनाइट तक। फिर इधर -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फाइनाइट तक, यानी सो ऑन। तो यहाँ पर जो नंबर लिखी गई है -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट। ठीक है, तो आखिर हम इन सभी को बोलेंगे क्या। ठीक है, हम इन सभी को बोलेंगे क्या। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ पर विदाउट डिसिमल में जो भी नंबर होगा उन सभी को बोला जाता है इंटीजर। इन सभी को बोला जाएगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और हम इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और हम रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इतना आप पहले समझे कि ना समझे। विदाउट डिसिमल में जो भी नंबर होगा उन सभी को हम क्या बोलेंगे, उन सभी को हम बोल देंगे इंटीजर बोल देंगे, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको हम पूर्णांक बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बात हम यहाँ पर गौर कर रहे हैं कि जब हम 0 के राइट साइड की ओर जा रहे हैं, जब हम 0 के राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रही है। हमें पॉजिटिव नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर देखने को मिल रही है। कौन कौन? जब हम 0 के राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इन सभी को हम बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए 0, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सब अगर मिक्स रहे
तो हम उन सभी को बोलेंगे इंटीजर। लेकिन अगर केवल पॉजिटिव नंबर आए तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोल देंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक बोल देंगे उन सभी को हम। ठीक है, अच्छा जी। तो जैसे हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर को, देखिए केवल इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और जहाँ तक बात है पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस से, कैपिटल जेड प्लस से डिनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को। ठीक है, और अच्छा जी, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब हम बात कर लेते हैं इधर निगेटिव नंबर का। यहाँ पर कौन कौन सा है निगेटिव नंबर, वो है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। यही ना है निगेटिव नंबर में, यही होगा केवल। तो इन सभी को हम बोल देंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर। और निगेटिव इंटीजर को मेरे भैया कैपिटल जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर को कैपिटल जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर एक बच गया आपका जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो हमने यहाँ पर साइन के बेसिस पर, साइन के बेसिस पर क्या किए, हम इंटीजर को दो भागों में बांट दिए। एक पॉजिटिव साइन वाला को हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोल देंगे, और निगेटिव साइन वाले को हम क्या बोल देंगे, निगेटिव इंटीजर बोल देंगे। और एक हो गया आपका जीरो इंटीजर, या फिर न्यूट्रल इंटीजर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जीरो इंटीजर को ही जीरो इंटीजर को ही न्यूट्रल इंटीजर भी बोला जाता है। ठीक है, आप समझ गए। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है, आप यहाँ पर गौर करिए जरा। हेलो हेलो हेलो, सबको ही देखिए जरा स्क्रीन पर। यहाँ जो लिखा गया है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और पॉजिटिव इंटीजर को ही, और पॉजिटिव इंटीजर को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को जो है कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो आप यहाँ पर दो बात सीखें कि हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोल दे रहे हैं, नेचुरल नंबर बोल दे रहे हैं। यानी कि जो, यानी कि एक अगर हम बात करें कि क्या नेचुरल नंबर को ही हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो जी बिल्कुल, हम पॉजिटिव इंटीजर को ही बोल देंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना एकदम क्लियर है आप सभी को, इतना एकदम क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है। एक और पॉइंट ये है कि पॉजिटिव इंटीजर को तो हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि हम नेचुरल नंबर को ही बोल देते हैं काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर, काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में हमें आ गया कि काउंटिंग नंबर को ही बोल देंगे हम नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को ही हम बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर। ये सभी एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए अगर हम काउंट करना 1 से स्टार्ट करें और इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है, अगर हम काउंट करना 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो उन सभी को हम बोलेंगे या तो पॉजिटिव इंटीजर, या फिर नेचुरल नंबर, या फिर काउंटिंग नंबर। लेकिन अगर क्या हो कि हम काउंट करना 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम काउंट करना 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर यानी कि देखिए, अगर केवल हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 से, तो उन सभी को हम बोलेंगे काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर हम काउंट करना 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में ही अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उन सभी के नंबर को हम बोल देंगे होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। और होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। तो इतनी तरह की होती है विदाउट डिसिमल नंबर, इतनी तरह की होती है हमारी विदाउट डिसिमल नंबर। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर कौन कौन सा होता है। देखिए, अगर आप लोग अभी तक गौर किए होंगे तो आप लोग डेसिमल नंबर को भी 3 तरह के देखे होंगे, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ कि 1.25 और सेकेंड में मैं लिख दे रहा हूँ 1.333 एंड सो ऑन, और मैं अगर थर्ड में यहाँ पर लिख दूँ 1.456786868113 एंड सो ऑन। तो आप मुझे इन तीनों में ज़रा डिफरेंस बता दो ज़रा। आप मुझे इन तीनों जो हमने यहाँ पर अभी डेसिमल में 3 नंबर लिए हैं ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आप मुझे इन तीनों में ज़रा डिफरेंस बता दो। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो हमारा फर्स्ट है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद अब नंबर खत्म हो जा रही है। फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद अब नंबर खत्म हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है। तो यानी कि देखिए, अगर डेसिमल वाली नंबर में अगर डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद अगर नंबर टर्मिनेट हो जाए, नंबर खत्म हो जाए, तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है फर्स्ट में क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 1.25 या फिर 6.1324। देखिए, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट के बाद या फिर 2 डिजिट के बाद नंबर ख़त्म हो। नंबर जो है 4 डिजिट के बाद भी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि डेसिमल के सीधी आप मुझे एक बात को याद रखिए कि डेसिमल के अगर कुछ डिजिट के बाद नंबर ख़त्म हो जा रही है तो उन सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। और यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है एटसेट्रा, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड पर, तो सेकेंड यहाँ पर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। आप यहाँ पर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल पर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद ये जो नंबर है अभी ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए ना, लास्ट में यहाँ पर 3 डॉट का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर आगे जो नंबर होगा ये इनफाइनाइट तक है, यानी कि 3 जो है ये इनफाइनाइट तक है लास्ट में, क्योंकि 3 डॉट का यूज किया गया है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म ना हो, डेसिमल के बाद अब डिजिट खत्म ना हो, तो इस तरह के नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट भी कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है 1.3333 एंड सो ऑन। और भी हम लिख सकते हैं 1.12121212 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर 5.5555 एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। यहाँ पर देखिए अब हमारा बच्चा यहाँ पर थर्ड में देखिए, यहाँ जो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद देखिए अब डिजिट खत्म नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि देखिए लास्ट में 3 डॉट का यूज किया गया है। इसका मतलब ये कि अब आगे इनफाइनाइट डिजिट है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद अब जो ये डिजिट है ये खत्म नहीं हो रही है, तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पर डेसिमल के बाद
हर एक अलग अलग डिजिट है। तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ऐसा नंबर जो डिसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे, तो इस तरह के नंबर को हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 1.4567083215 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पाई भी ले सकते हैं। पाई का भी जो वैल्यू होता है वह डिसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट करता है, तो यहाँ पर पाई भी हो सकता है। यहाँ पर √2 का भी वैल्यू हम ले सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर 3 का वैल्यू ले सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पर हम 5 का भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट अंडर हम यहाँ पर 6 का भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नंबर एटसेट्रा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऐसा नंबर जो डिसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ऐसा नंबर जो डिसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। लेकिन अगर ऐसा नंबर जो डिसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो लेकिन एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट करे, तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो इतनी तरह की होती है हमारी रियल नंबर, इतनी तरह की होती है हमारी रियल नंबर। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बताया है कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरैशनल नंबर के मिलने से बना है, लेकिन यहाँ जब हमने रियल नंबर का इतना पार्ट बताए हैं, इसमें कहीं भी रैशनल और इरैशनल नंबर का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? तो आप मेरे बात को अब एकदम ही ध्यान से जरा सुनिए। हेलो हेलो हेलो, सभी कोई मेरे बात को एकदम ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यहाँ जो हमने लिखा है भैया यहाँ जो हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसी को ही बोला जाता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन सा नंबर? इरैशनल नंबर। केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को ही बोला जाता है इरैशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। और इसके अलावा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के अलावा यहाँ पर जितने भी तमाम तरह के नंबर लिखे गए हैं, फिर से सुनिए, केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को ही हम बोल देते हैं इरैशनल नंबर। और इसके अलावा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के अलावा यहाँ पर जितने भी तमाम तरह के नंबर लिखे गए हैं, इन सभी को बोला जाता है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका रियल नंबर। देखिए ना, ये जो रियल नंबर है एक्चुअली क्या है, रैशनल और इरैशनल नंबर के मिलने से ही तो बना है ना। यहाँ पर देखिए, केवल इसको हम बोल देते हैं इरैशनल नंबर, और इसके अलावा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के अलावा यहाँ पर जितने भी नंबर है, इन सभी को क्या बोला जाएगा? रैशनल नंबर। चाहे वह इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, काउंटिंग नंबर हो, होल नंबर हो, टर्मिनेटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो, इन सभी को हम बोल देंगे रैशनल नंबर। और केवल और केवल हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को ही बोलेंगे इरैशनल नंबर। तो आइंदा आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछ देता है रियल नंबर के बारे में, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपके माइंड में एक ये वाला इमेज जो है आपके माइंड में बन जाना चाहिए। ठीक है,
आइंदा आज के बाद से अगर आपसे कोई भी रियल नंबर के बारे में पूछता है तो आपके माइंड में ये वाला फिगर बन जाना चाहिए। आप रियल नंबर को पहले दो भागों में बांट दीजिएगा, एक विथ डिसिमल नंबर और एक विदाउट डिसिमल नंबर, ठीक है। और विदाउट डिसिमल नंबर को आप साइन का यूज करके आप दो भागों में बांट देंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही बोला जाता है क्या, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। और अगर हम काउंट करना 1 से स्टार्ट ना करके जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में ही जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो उस तरह के नंबर को हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हमने विथ डिसिमल नंबर को भी 3 भागों में बांटे, एक टर्मिनेटिंग नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है उसी को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर, उसी को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। और ये जो हमारा है, और इसके अलावा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के अलावा यहाँ पर जितने भी नंबर है इन सभी को बोला जाता है रैशनल नंबर। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो ज़रा नोट कर लीजिए, आप इसको ज़रा जल्दी से सभी कोई नोट कर लीजिए, जल्दी से, अरे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मत लिया करिए, आप सभी बातों को एकदम ही पहले नोट कर लीजिए, आप जल्दी से सभी बातों को ज़रा नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल से पहले बात करने से पहले, इसके बारे में कुछ बात करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक बातों पर, ठीक है। उसके बाद हम इस लेमा पर आएंगे, इस थ्योरम पर आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो ऐसे देते हैं। यहाँ पर सपोज करिए कि हम 4 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पर कैसे करेंगे डिवाइड, 3 1 जा 3, यहाँ पर बचेगा 1। तो आप मुझे जल्दी से ये बता दो, कि मैं इसको क्या बोलूँगा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि हम इस 3 को क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे, इस 1 को क्या बोलेंगे और इस 4 को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जो 1 है इसको बोला जाता है रिमाइंडर, क्या बोला जाता है, रिमाइंडर, ठीक है। और यहां जो 1 है इस 1 को बोला जाता है क्वेसेंट, क्या बोला जाता है, क्वेसेंट। और यहां जो 4 है इसको बोला जाता है डिविडेंड, इस 4 को बोला जाता है डिविडेंड। और इस 3 को बोला जाता है डिवाइजर, क्या बोला जाता है, डिवाइजर। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो इस 3 को हम बोलेंगे भाजक, इस 4 को हम बोलेंगे भाज, इस 3 को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, भाजक, और इस 4 को बोलेंगे हम भाज। और इस 1 को, यहाँ जो 1 है इसको बोला जाता है भागफल, जो हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, भागफल। और यहाँ जो लास्ट में बच जाता है इसको बोला जाता है शेषफल, क्या बोला जाता है, शेषफल या फिर शेष भी बोला जाता है। यानी कि यहाँ जो इस 4 को बोलेंगे हम डिविडेंड, इस 3 को बोलेंगे डिवाइजर और इस 1 को बोलेंगे क्वेसेंट और इस 1 को बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो जब हम बचपन में डिवाइड करते थे तो हम चेक भी करते थे, कैसे चेक करते थे कि हमारा जो हमने अभी डिवाइड किया है वह डिवाइड हमने सही किया या फिर गलत किया है, इसकी हम चेक कैसे करते थे। अगर हमारा डिविडेंड, क्या, अगर हमारा डिविडेंड जो है अगर वह डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ जा रहा है,
अगर हमारा डिविडेंड जो है डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ जा रहा है, तो हम ये मान लेते थे कि जो हमने डिवाइड किया है वो हमने सही किया है। चलिए इसको भी हम एक बार चेक कर ही लेते हैं। यहाँ पर डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 4, डिवाइजर है 3 इंटू क्वेसेंट है 1 और प्लस रिमाइंडर है 1। 3 1 जा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। यहाँ देखिए डिविडेंड यहाँ पर था 4 और वह 4 के ही इक्वल आ गया, तो यानी कि यहाँ जो हमने डिवाइड किया है वह हमने डिवाइड बिल्कुल सही किया है। तो बस यानी कि अगर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के अगर बराबर आ जा रहा है, तो हम ये मान लेते थे कि जो हमने भाग किया है, जो हमने डिवाइड किया है, वो हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जो आपने यहाँ जो चेक किया है अपने डिवाइड को, जो आपने अपने इस डिवाइड को जो चेक किए हो आप, जिस रूल से आपने अपने डिवाइड को चेक किए हैं कि क्या आपका डिवाइड गलत है या फिर सही है, इसी रूल को ही बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कुछ नहीं है इसमें, यानी कि अगर डिविडेंड अगर आ जाए प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर के, तो हम ये मान लेंगे कि जो हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिवाइड बिल्कुल सही है। एक बार मैं यहाँ पर सभी को ज़रा साफ कर दूं, उसके बाद हम फिर एकदम डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए जी, एक बार मैं अच्छे से इन सभी को ज़रा साफ कर दूं। हाँ चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है लेमा में, कि यहाँ पर बोला जा रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, बस यही है कि अगर डिविडेंड जो है, अगर भाज्य जो है, अगर डिविडेंड किसके इक्वल आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर के अगर इक्वल आ जा रहा है, तो वही जो होगा हमारा क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर और नोट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है कि जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। तो बस यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें क्या बोला था, जरा फिर से सुनिए, कि अगर डिविडेंड किसके इक्वल आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ जाता है, बस यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बस इतनी तो छोटी बात ये है नहीं, देखिए हम जितना सोच रहे हैं इतनी ये छोटी बात है नहीं, हम बस केवल डिवाइड को चेक करते थे अभी तक, लेकिन हम इसके हेल्प से अब हम इस लेमा का यूज करके अब हम HCF कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम सीखते हैं। क्या निकालेंगे, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर जरा देखिएगा कि क्या बोला जा रहा है। HCF मीन्स क्या होता है, देखिए हम इसी लेमा का यूज करके, ये जो हमारा लेमा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी का हम यूज करके क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए अभी तक आप जो है HCF यानी कि मौसा, हम HCF को ही मौसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, मौसा बोलते हैं। अभी तक हम HCF को 2 तरीके से निकालते आ रहे हैं। एक जो हमारा पहला जो हमारा मेथड है वह है डिवाइड मेथड, और जो सेकंड है वह है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, अभी तक जो है हम HCF को 2 तरीके से निकालते आ रहे हैं। एक क्या है, डिवाइड मेथड, एक डिवाइड मेथड है और दूसरा
फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते आ रहे हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक और तरीका सीखने को मिलेगा, और वह क्या है कि हम HCF निकालेंगे किसके हेल्प से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे निकालते आ रहे हैं उस तरीका से पहले हम निकाल लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड HCF ऑफ 64 एंड 30। हमें 64 और 30 का HCF निकाल देना है। चलिए हम सबसे पहले मेथड 1 का यूज करके हम मेथड 1 यानी कि डिवीजन मेथड का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, 64 और 30 का HCF निकाल लेते हैं। तो इसके निकालने से पहले यहाँ पर एक तरीका होता है निकालने के लिए। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इन गिवन नंबर में बड़ा कौन है। 64 बड़ा है और 30 जो है छोटा है। तो 30 को हम मान लेंगे डिवाइजर और 64 को हम मान लेंगे डिविडेंड। 2 टाइम में यहाँ पर डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा 60, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 4। अब ये जो रिमाइंडर है 4, अब ये डिवाइजर बन जाएगा, और यहाँ जो 30 है अब ये 30 जो है डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब 7 टाइम्स 7 4 28, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा अब 2। ठीक है, अब ये जो 2 है, अब ये 2 अब डिवाइजर बन जाएगा, और 4 यहाँ पर बन जाएगा क्वेसेंट। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी डिवाइड का जो डिवाइजर होता है वही HCF हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें HCF ऑफ 64 एंड 30 का, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारा 2 होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने डिवाइड मेथड का यूज करके 64 और 30 का HCF निकाला है 2। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसी मेथड का यूज करके अब हम जो है यहाँ पर HCF निकालने वाले हैं। फाइंड HCF ऑफ 64 एंड 30 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि अब हमें क्या करना है, 64 और 30 का हमें HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए अभी हमने डिवाइड मेथड का यूज करके 64 और 30 का HCF निकाला है, हमारा आंसर आया है 2। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके 64 और 30 का HCF फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जी, हमारा जो आंसर होगा वह तो 2 ही होगा, ये तो फिक्स है। हमारा आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन हम कैसे इस लेमा का यूज करेंगे इसको हम एक बार सीख लेते हैं। देखिए जब हम इस लेमा का यूज करेंगे तो हमें जो है ज़रूरत होगी डिविडेंड की, डिवाइजर की, क्वेसेंट की और रिमाइंडर की। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ही बात दी गई है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया है 64 और 30, यहाँ पर नंबर है 64 और 30। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इन दोनों गिवन नंबर में बड़ा कौन है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 64 बड़ा है और 30 छोटा है। तो जो नंबर बड़ा होता है वही डिविडेंड हो जाता है, यानी कि 64 हो जाएगा डिविडेंड, 64 हो जाएगा डिविडेंड और 30 हो जाएगा हमारा डिवाइजर। 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा डिवाइजर। लेकिन जब हम इस लेमा का यूज करेंगे, जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो हमें 4 चीज़ों की जरूरत होगी, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेसेंट और रिमाइंडर। लेकिन अभी हमारे पास केवल डिविडेंड है और डिवाइजर है, हमारे पास क्वेसेंट और रिमाइंडर नहीं है। तो वह कैसे आएगा, वह आएगा डिवाइड करके। यानी कि 64 में हम 30 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 60, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब हमारे पास देखिए क्वेसेंट भी है, रिमाइंडर भी है, डिवाइजर भी है और यहाँ पर डिविडेंड भी है। तो अब हम आराम से
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर पाएंगे। क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्टेप 1, हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, अरे पेन कहाँ गया, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर देखिए स्टेप फर्स्ट के लिए डिवाइजर, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट के लिए डिविडेंड है 64, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट, डिवाइजर है 30 इंटू क्वेसेंट है 2 प्लस रिमाइंडर है 4। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पर प्रॉपरली लिखेंगे कि रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है वह 0 के इक्वल नहीं आया। तो देखिए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम करेंगे स्टेप 2, अब हम यहाँ से करेंगे स्टेप सेकेंड। जब हम फर्स्ट स्टेप से जब हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला बात ये कि जो फर्स्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वह अब सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड का काम करेगा। जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है वह सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड का काम करेगा, और जो फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर है वह अब सेकेंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, वह अब सेकेंड स्टेप के लिए डिवाइजर का काम करेगा। यानी कि सेकेंड स्टेप का डिविडेंड हमारे पास है और डिवाइजर हमारे पास है, लेकिन अभी हमारे पास क्वेसेंट और रिमाइंडर नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर निकालेंगे भाग दे करके। तब हम 30 में 4 से भाग देंगे, 7 टाइम 28, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है 2। तो यहाँ पर फिर से सुनिए, जब हम स्टेप 1 से जब हम स्टेप 2 पर आते हैं तो स्टेप फर्स्ट का जो डिवाइजर होगा वह स्टेप सेकेंड के लिए डिविडेंड का काम करेगा, और जो स्टेप फर्स्ट का रिमाइंडर होगा वह स्टेप 2 के लिए डिवाइजर का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेसेंट भी आ गया और हमारे पास रिमाइंडर भी आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वेसेंट और प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम यहाँ पर प्रॉपरली ये लिखेंगे रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आया। तो अब हम स्टेप थर्ड करेंगे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आ जाए तब तक हम स्टेप ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चाहे वह हमारा रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में आए या फिर 100 स्टेप में आए, तो हम 100 स्टेप भी करेंगे। ठीक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम करने वाले हैं स्टेप थर्ड। तो फिर वही बात, जो स्टेप सेकेंड का डिवाइजर है वह अब स्टेप थर्ड के लिए डिविडेंड का काम करेगा, यानी कि स्टेप थर्ड का डिविडेंड हो गया 4। ठीक है, स्टेप थर्ड के लिए डिविडेंड हो गया 4, और जो स्टेप सेकेंड का जो रिमाइंडर है वह अब स्टेप थर्ड के लिए डिवाइजर का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर अब 2 हो जाएगा डिवाइजर स्टेप थर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड है 4, डिवाइजर है 2 जा हो जाएगा 4, रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी कि क्या होगा, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपरली कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो सुनिए, यहाँ पर
जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है वही हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है। आप मेरे बात को जरा गौर करिए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है, और सबसे लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा, जो सबसे लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होता है। तो यानी कि अगर हम बात करें HCF ऑफ 64 एंड 30 तो क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टेप थर्ड जो है हमारा सबसे लास्ट स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप में रिमाइंडर 0 के इक्वल आया है। तो इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो यानी कि अगर हम बात करें HCF ऑफ 64 एंड 30 तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपके मन में एक और डाउट आ सकता है कि अगर क्या हो कि फर्स्ट स्टेप हम करें और उसी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 20 और 40 का अगर हमें HCF निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो उससे कोई बहस वाली बात नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जिस स्टेप में, चाहे वह स्टेप फर्स्ट ही क्यों ना हो, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा सबसे लास्ट स्टेप कहलाएगा, और जो सबसे लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही HCF होता है। तो यानी कि अगर हम बात करें HCF ऑफ 64 एंड 30 का तो इसका HCF आ गया 2। जब हमने इसी का डिवाइड मेथड से हमने HCF निकाला था तो हमारा वहाँ पर भी HCF 2 ही आया था, यानी कि 64 और 30 का HCF 2 ही आया था। और यहाँ पर जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके 64 और 30 का HCF निकाले हैं तो यहाँ पर भी HCF जो है 2 ही आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी गिवन नंबर का, किसी भी 2 गिवन नंबर का हम HCF निकाल लेंगे। देखिए अभी हमने केवल 2 नंबर का निकाले, हम 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 नंबर का भी HCF निकाल सकते हैं इसी लेमा का यूज़ करके। ठीक है, तो मैं ये होपफुली ये बोल सकता हूँ कि आपको जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकालने आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप इन सभी बातों को ज़रा नोट करिए, और इन सभी को नोट करने के बाद आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिएगा। यहाँ पर बस क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर जो है डिजिट को चेंज किया गया है। यहाँ पर हमें 40 और 35 का HCF निकाल देना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके 40 और 35 का HCF निकाल देना है। तो बस सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन गिवन नंबर में बड़ा कौन है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 40 और 35 में बड़ा है 40 और 35 में बड़ा है 40, इसलिए 40 हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा डिविडेंड, 40 हो जाएगा डिविडेंड एंड 35 हमारा हो जाएगा डिवाइजर। क्या हो जाएगा? डिवाइजर। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखिए हमारे पास डिविडेंड आ गया और डिवाइजर आ गया। हमें और किसकी ज़रूरत है? और हमें ज़रूरत है डिविडेंड की और रिमाइंडर की। तो वह कैसे आएगा? हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर भी आ जाएगा। यानी कि अगर हम जब यहाँ पर क्या कर ले कि 40 में जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में होगा 35, रिमाइंडर आ गया 5 और क्वेश्चन आ गया 1। तो अब सिंपल हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर पाएंगे। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बस सिंपल हम उसी लेमा का यूज करेंगे। क्या होगा? डिविडेंड यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट में डिविडेंड है 40, यहाँ पर लिख दिए 40,
इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट, डिवाइजर है 35 तो यहाँ पर आप लिख देंगे 35 इंटू क्वेसेंट, क्वेसेंट है 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे कि रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा बात है। तो यानी कि स्टेप फर्स्ट में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अब हम स्टेप सेकेंड करेंगे, अब हम यहाँ पर स्टेप सेकेंड करेंगे। सिंपल सा बात है। तो बस वही कंडीशन लगाना है, जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है वह अब सेकेंड स्टेप का डिविडेंड का काम करेगा। जो फर्स्ट स्टेप का क्या है, डिवाइजर है, जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है, जो फर्स्ट स्टेप का क्या है, डिवाइजर है, वह सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड का काम करेगा, और जो फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर है वह सेकेंड स्टेप के लिए डिवाइजर का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर स्टेप सेकेंड के लिए डिविडेंड हो गया 35 और डिवाइजर हो गया 5। अब हम सिंपल यहाँ से डिवाइड करेंगे 35 में 5 से, 5 7 जा 35, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ पर देखिए इस स्टेप में जो है सेकेंड स्टेप में रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसलिए देखिए यहाँ पर जिस स्टेप में मैं आपसे क्या बताया हूं कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है वही स्टेप हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है, और सबसे लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा, सबसे लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें HCF ऑफ 40 एंड 35 तक, 35 का तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 40 एंड 35 का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो जाएगा 5 हमारा हो जाएगा, यही आंसर। तो बस यही सिंपल सी फंडा है HCF निकालने का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम किसी भी नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही कंडीशन है। अगर आप समझ गए हैं कंसेप्ट को, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन था थर्ड, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखिए हमने अभी जो है 2 क्वेश्चन किए हैं HCF निकालने के लिए बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस सिंपल सा फंडा क्या है, डिविडेंड विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, बस। लेकिन अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा और चीज़ों को और जरा हम जटिल क्वेश्चन को भी जरा एक बार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए जी। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ठीक है, आपके जो है NCERT बुक में ये क्वेश्चन दिया गया होगा इस तरीके का। यहाँ पर क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। आ गया ना बात। यहाँ पर देखिए इंटीजर की, तो अगर आपको बेसिक बात नहीं मालूम होता तो आप कैसे निकाल पाते। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात आया, पहले हम बात कर ले अगर पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं काउंटिंग नंबर। यानी कि सिंपल सी बात है काउंटिंग नंबर।
जब भी आपसे कोई बोले पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल सा फंडा क्या है, काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर। क्या होता है काउंटिंग नंबर? 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यही ना होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पर बात बोला जा रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ पर इवन कौन कौन सा है? यहाँ पर देखिए इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और यहाँ पर 10 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 14 होगा। बस यही ना होगा पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ जो क्या रहा है नंबर, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है एंड सो ऑन, यही होता है पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसी को हमें किस फॉर्म में चेंज कर देना है? 2q के फॉर्म में चेंज कर देना है, हमें 2q के फॉर्म में चेंज कर देना। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q वेयर q इज सम इंटीजर। q जो है कोई इंटीजर है बस। तो देखिए हमें जो है इन सभी नंबर को 2q के फॉर्म में चेंज करना है ना, हमें 2 क्यूब के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम इन सभी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हमें इन सभी नंबर को 3q के फॉर्म में चेंज करना होता तो हम 3 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 2q के फॉर्म में चेंज करने के लिए तो हम इन सभी नंबर को, हम इन सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 0। जब हम 6 को इसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 0, और ऐसे ही अब बढ़ते चला जाएगा। तो यानी कि हम क्या जानते हैं, अगर हम बात कर लें, पहले आप मुझे बता दो कि क्या आपको इतना समझ में आया है या फिर नहीं आया है। आ गया है इतना समझ में? अच्छा जी, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए इस डिवाइड की अगर हम बात करें तो इसमें डिविडेंड है 2, डिवाइजर है 2, क्वोशिएंट है 1 एंड रिमाइंडर है 0। यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, यहाँ 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ है 6, तो 6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 प्लस 0। और ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 8 यहाँ देखिए डिविडेंड है, तो डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, यानी कि 2 इंटू 4 और प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक बात को गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, क्या हम इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखिए ये क्या है? 2 इंटू 1 प्लस 0। 0 को आप इग्नोर मार दीजिए, ठीक है, 0 को आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पर केवल बचेगा 2 इंटू 1। यहाँ पर जब आप 0 को यहाँ से इग्नोर करिएगा तो यहाँ पर जब आप यहाँ से 0 को इग्नोर कर दीजिएगा तो यहाँ पर केवल बचेगा 2 इंटू 1। तो यानी कि इसको हम अगर 2 इंटू क्यूब लिख सकते हैं, वेयर क्यूब इज इक्वल टू 1, वेयर क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ है 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0। 0 को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि 0 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 0 को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर केवल बचेगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 इंटू 1 को 2q लिख दे रहे हैं और वेयर q इज इक्वल टू 1। सिंपल सा बात है, बस यहीं पर इसी तरह हम इसी को लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए 0 को हम इग्नोर कर यहाँ पर अगर कर दें तो सिमिलरली
यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा, हम 4 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू 2। फिर जब आप यहाँ पर क्यू की जगह पर 2 पुट करिएगा तो फिर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 के ही इक्वल होगा। यानी कि हम यहाँ पर 4 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 क्यू, ठीक है, वेयर क्यू इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर 6 को हम लिख सकते हैं 2 क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू 3, 3 2 6 होगा। इसी तरह सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 0 को इग्नोर करिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू 2 क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ पर गौर करिए, एक बात आप यहाँ पर मेरे भैया जरा गौर करिए। देखिए हमने यहाँ क्या था, 2 था, 4 था, 6 था और 8 था। इन सभी को देखिए हमने 2Q के फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि हमने 2 को जो है 2Q के रूप में चेंज कर दिया, जहाँ Q क्या है, Q इज इक्वल टू 1 है। और यहाँ पर बोला भी गया है Q इज सम इंटीजर, Q जो है इंटीजर होना चाहिए, तो 1 तो इंटीजर ही है, यानी कि 2 को हमने 2Q के रूप में चेंज कर दिए, 4 को भी हमने 2 क्यूब के रूप में चेंज कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे हम Q इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिखेंगे Q इज इक्वल टू 2। 6 को हमने लिख दिया 2Q के फॉर्म में, वेयर Q इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर 8 को हमने लिख दिया 2Q के फॉर्म में, वेयर Q इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हेंस यस, यहाँ पर बोल सकते हैं हेंस यस एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हेंस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q, वेयर Q इज इक्वल टू सम इंटीजर। ठीक, सिंपल सा फंडा है जी। बिल्कुल हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर को, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहाँ पर क्या है, इवन इंटीजर है, किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को आप यहाँ पर हेंस के बाद यहाँ पर इस पार्ट को लिख दीजिएगा, यस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q, वेयर Q इज इक्वल टू सम इंटीजर। तो हमने इस हाफ पार्ट का सॉल्यूशन कर दिया है। हमने देखिए ना यहाँ पर सभी को 2Q के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ पार्ट का सॉल्यूशन। इतना आप समझे हैं कि ना समझे हैं, जरा जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप इतना समझे हैं कि ना समझे हैं। अगर आप इन पार्ट को आप समझ गए हैं तो अब हम जो है अब हम सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पर इवन इंटीजर था लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q + 1 के फॉर्म में हमें चेंज कर देना है, वेयर Q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें पॉजिटिव ऑड इंटीजर की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। यही ना होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा एंड 9 होगा, 11 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी को सिमिलरली 2Q + 1 के फॉर्म में चेंज कर देना। यहाँ पर देखिए फिर हमें 2Q, यहाँ पर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इन सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा,
जीरो टाइम में होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर बच जाएगा 1। यहाँ पर ठीक ऐसे ही जब हम 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच जाएगा 1। सिमिलरली 5 यहाँ पर होगा और 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। सिमिलरली 7 क्या होगा, 2 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक ऐसे ही 9 है तो 2 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1। और ऐसे ही अब ये बढ़ते चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, डिविडेंड विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए हर एक में कौन कौन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिविडेंड है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर है 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पर है 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ है 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। और यहाँ पर है 9 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1। और ऐसे ही अब ये बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है, हेलो सभी कोई जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बात को गौर करने वाली है। देखिए यहाँ पर हम 1 को 2q के फॉर्म में चेंज कर दिएगा, 2q प्लस 1। 1 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 बराबर 2q प्लस 1, वेयर q इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पर q की जगह पर 0 को पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 0, बचेगा केवल 1, यानी कि 1 आ जाएगा 1 के इक्वल। तो यानी कि हमने क्या किया है कि 1 को 2q प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, जहाँ की विद सम इंटीजर। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि q जो है इंटीजर है, तो ठीक ऐसे ही अब ये q क्या हो गया, यहाँ पर q देखिए 0 भी तो एक इंटीजर ही है। तो यानी कि हमने 1 को 2q प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर देखिए क्या हम इसको 2q प्लस 1 लिख देंगे, और वेयर q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने देखिए 3 को भी 3q प्लस 1 के रूप में चेंज कर दिए। ठीक ऐसे ही 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, वेयर q इज इक्वल टू 2, यहाँ पर q इज इक्वल टू होगा 2। ठीक ऐसे सिमिलरली 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 2q प्लस 1, वेयर q इज इक्वल टू 3। एंड 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, वेयर q इज इक्वल टू 4, वेयर q इज सम इंटीजर। तो यानी कि हमने यहाँ पर देखिए हर एक पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर दिए, वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर सामने निकल के आती है कि हेंस लिखेंगे यस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 2q plus 1, where q is equal to some integer। ठीक है, हम जो है किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो होपफुली मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ये थोड़ा लंबा चला गया है। ठीक है, ये जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लंबा थोड़ा होगा ही। ठीक है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से ये आपको जो है 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको जरा याद कर लीजिएगा एक बार। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहाँ पर बोला जा रहा था सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो यस, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q वेयर q इज सम इंटीजर, एंड every positive odd integer is of the form 2q plus 1
where q is some integer. Yes, every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट और इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर सेम कंसेप्ट का यूज करके हम इसको यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पर हमें शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q plus 1 के फॉर्म में होगा या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में होगा। तो आइए एकदम ही पेशेंस के साथ हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। वह होता है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा एंड सो ऑन। यही ना होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमें इन सभी को शो करना है कि ये या तो 4q plus 1 के फॉर्म में होना चाहिए या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में 2q था लेकिन यहाँ पर 4q है। तो हमने देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में 2q था तो हम 2 से डिवाइड किए हैं, लेकिन यहाँ पर 4q है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। तो सबसे पहले यहाँ पर है 1, तो अब हम क्या करेंगे 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। 0 टाइम में यहाँ हो जाएगा 0, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है। सिमिलरली 3 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 टाइम ये हो जाएगा 0, यहाँ पर बच जाएगा रिमाइंडर 3। यहाँ पर 5 है तो जब हम 5 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 4 रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब हम यहाँ पर जब 7 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यहाँ पर हो जाएगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 3। सिमिलरली जब हम 9 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 1। सिमिलरली जब हम 11 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 8, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर 3। और ऐसे ही अब हम आगे कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसमें क्या बोला जाता है कि डिविडेंड विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए हर एक में डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा। यहाँ देखिए डिविडेंड है, इसमें डिविडेंड यहाँ पर डिविडेंड है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। यहाँ पर डिवाइजर है 4 और क्वोशिएंट है 0, यानी कि 4 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर 1, यानी कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 1 जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3। सिमिलरली 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। 9 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 2 प्लस 1। 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही अब आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे होंगे तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन का कंसेप्ट यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर 1 को क्या कर सकते हैं 4q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। क्या होगा जब हम q की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0, बस सिंपल यही वाला फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि हम 1 को यहाँ पर क्या कर दिए 4q प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर दिए। सिमिलरली जब हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू 4q प्लस 3 वेयर q इज इक्वल टू 0,
यहाँ पर फिर जब आप यहाँ पर जीरो की जगह पर यहाँ पर जब आप क्यू की जगह पर जीरो को पुट करिएगा तो बस सिंपल सा यही वाला फॉर्म फिर से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 4q + 1 वेयर q इज इक्वल टू 1। यहाँ पर q इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं 7 इज इक्वल टू 4q + 3 वेयर q इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा q इज इक्वल टू होगा 1, यहाँ पर q इज इक्वल टू हो जाएगा 1, q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं 9 × 4, 9 इज इक्वल टू 4q + 1 वेयर q इज इक्वल टू 2। सिमिलरली यहाँ पर हम कर सकते हैं 9 इज इक्वल टू 4q + 3 वेयर q इज इक्वल टू 2। तो यानी कि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर अगर गौर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4q + 1 या फिर 4q + 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम या तो 4q + 1 या फिर 4q + 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वेयर q इज इक्वल टू सम इंटीजर। यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यह सम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस any positive odd integer is of the form 4q + 1 और 4q + 3 प्रूव्ड। ठीक है, तो यानी कि हम जो है किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को या तो 4q + 1 या फिर 4q + 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आज आपको जितने भी कंसेप्ट पढ़ाई गई हैं वे सभी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ गई है तो आप इस सेशन को लाइक करिए, आप अपना कमेंट करिए और आप अपने जो है दोस्तों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।